नमस्कार। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज़ में मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बनाए हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मॉड्यूल 4 की बात करने जा रहा हूँ और इस सीरीज़ में मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस कौन-कौन से हैं, किस तरीके से आपको डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट का इस्तेमाल करना है, इंडाइसेस क्या होते हैं, जिसमें मैंने निफ्टी और सेंसेक्स की चर्चा की थी, फिर मार्केट कैपिटलाइज़ेशन की बात की है मैंने और उसके बाद मैंने बात की थी आपको कि मेथड्स क्या होते हैं स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने के, ब्रोकर्स और अलग-अलग तरीके के ब्रोकर्स कौन-कौन से होते हैं, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इन सब की चर्चा मैंने ऑलरेडी कर ली है। तो आज मैं बात करूँगा टाइप्स ऑफ एसेट क्लासेस के बारे में, फिर सेगमेंट्स की बात करेंगे, कौन-कौन से सेगमेंट होते हैं मार्केट के और फिर बात करेंगे कि जनरली लोग स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों और किस कारण से लूज़ करते हैं। कुछ डूज़ एंड डोंट्स भी होते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के, जिसका ख़्याल आपको रखना चाहिए अगर आप ट्रेड और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेट क्लास की। डिफरेंट तरीके के एसेट्स होते हैं। एसेट से मतलब है कि जिससे कुछ ना कुछ आपको इनकम आए, जो कहीं न कहीं आपके इनकम के लिए कुछ कारगर सिद्ध हो सकता है, इस तरीके को हम एसेट्स कहते हैं जनरली। तो एसेट्स हमारे पास में क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो कैश हमारे पास में एक एसेट हो सकता है। कैश से मतलब ये होता है कि आप जैसे अगर सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं, तो वो एक तरीके का एसेट है आपके लिए। और इसमें लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। लिक्विडिटी से मतलब ये है कि आप जब चाहें तब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपको ज़रूरत है तब आप इसको निकाल सकते हैं और आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैश जो है हमारा ये एक तरीके का एसेट कहलाता है। इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं जैसे लिक्विड फंड्स, म्यूचुअल फंड्स के जो लिक्विड फंड स्कीम्स होते हैं, वो भी आपको कैश में ही जनरली आते हैं क्योंकि उसमें भी आप आसानी से उस पैसे को निकाल सकते हैं, आसानी से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली उसका पे आउट काफ़ी जल्दी हो जाता है, तो लिक्विड फंड्स आते हैं उसमें। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में और भी जानना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की डिटेल आपको दे दूँगा, आप वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का भी बेसिक देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बताया है कि डिफरेंट तरीके के म्यूचुअल फंड्स कौन-कौन से होते हैं। इसके बाद सेविंग अकाउंट में जो आप पैसा रखते हो, वो भी आपका जो है, वो भी एक तरीके का कैश है। ऑनलाइन वॉलेट जैसे पेटीएम जैसे वॉलेट हैं और भी बहुत सारे वॉलेट हैं। इन सब में अगर आप पैसा रखते हो, तो वो भी एक तरीके से आपका कैश ही है। हार्ड कैश अगर आप घर पे रखते हैं, अगर आप किसी जेब में रख रहे हैं कोई पैसा, तो वो भी एक तरीके का कैश ही है वो। तो ये कैश जो है, ये भी एक तरीके का एसेट हमारा कहलाता है, जो कि हाइली लिक्विड है। इसके बाद बात आती है इक्विटी की। इक्विटी से मेरा मतलब ये है कि जहाँ पे आपका ओनरशिप हो, जहाँ पे आप उस चीज़ को ओन करते हैं, आपकी जो ओनरशिप होती है वो कहलाती है इक्विटी में। तो स्टॉक्स अगर आप किसी कंपनी का परचेज़ करते हैं, किसी कंपनी के स्टॉक्स अगर आप बाय करते हैं, तो वो एक तरीके का ओनरशिप है। आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हैं, बहुत छोटे से हिस्सेदार हैं, लेकिन आप कहीं न कहीं उस कंपनी के हिस्सेदार ज़रूर हैं। इसके बाद इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, अगर आप उसमें भी इन्वेस्ट करते हो, तो वो भी एक तरीके का इक्विटी ओरिएंटेड ही है, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो। इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे हैं, जैसे आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे लें तो लार्ज कैप, मिड कैप बहुत सारे फंड्स ऐसे अवेलेबल हैं, स्मॉल कैप फंड्स भी अवेलेबल हैं। तो इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स जो हैं, वो भी एक इक्विटी के अंतर्गत ही आता है। फिर इंडेक्स फंड्स होते हैं, इंडेक्स फंड्स जैसे जो इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, जो निफ्टी को रेप्लिकेट करेंगे, बैंक निफ्टी को रेप्लिकेट करेंगे, सेंसेक्स को रेप्लिकेट करेंगे, तो वो जो फंड्स होते हैं, उनको हम इंडेक्स फंड कहते हैं। और जिनको कुछ भी मालूम नहीं है और जो बिल्कुल नए हैं स्टॉक मार्केट में, ऐसे लोग चाहें तो अ, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिए अगर आप ये चीज़ करेंगे, तो कहीं न कहीं आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके बाद अगर आप स्टार्टअप फंडिंग करते हैं, तो वो भी एक तरीके का ओनरशिप होता है, जो कि इक्विटी के अंतर्गत ही आता है। फिर आती है एक एसेट क्लास जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम से मेरा मतलब ये है कि जहाँ पे इनकम आपकी फिक्स होगी। तो अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो फिक्स्ड इनकम कहलाता है। बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो भी एक फिक्स्ड इनकम है। रिकरिंग डिपॉज़िट या फिर फिक्स्ड डिपॉज़िट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो वो भी एक तरीके का फिक्स्ड इनकम ही कहलाता है। इनके अलावा अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो भी एक हमारा जो है वो फिक्स्ड इनकम के तौर पे ही आता है और ये लेंडिंग है। लेंडिंग से मतलब क्या है कि कॉर्पोरेट्स लेंड करेंगे और उसके बाद आपको वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, तो आप जो भी अगर जैसे अगर बॉन्ड परचेज़ करते हैं, किसी भी कंपनी का, किसी भी कॉर्पोरेट का अगर आप बॉन्ड परचेज़ कर रहे हो, तो उस केस में बात ये होगी कि वो आपसे एक तरीके का एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपसे ₹1,00,000 लेंगे, आपको बोलेंगे कि मैं आपको 8% का इंटरेस्ट दूँगा और आज से 10 सालों के बाद आपको मैं जो पैसा आप अभी ₹1,00,000 दे रहे हो, वो भी आपको मैं रिफंड कर दूँगा।
तो ये एक तरीके की जो बात होती है, ये बॉन्ड के जैसे स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड का स्ट्रक्चर कहलाता है। इस तरीके से फिक्स्ड इनकम में ये सारी चीज़ें आती हैं, पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बॉन्ड्स, आरडी, एफडी, ये सब है, तो ये एक तरीके का आपके लिए एसेट क्लास है। इसके बाद एक एसेट क्लास जो कि फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है और इसके लिए बड़ा अमाउंट चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप फिजिकल फॉर्म में इसको होल्ड करते हो तो वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट जो है वो एक तरीके से आपको एक प्लॉट है, बंगलो है, फ्लैट्स हैं, ये लैंड है, बिल्डिंग है, ये सब अगर आप कर रहे हो तो रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और ये सब आम लोग सब समझते हैं। लेकिन एक और ऑप्शन है हमारे पास में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, वो है रिट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड से, लेकिन ये एक म्यूचुअल फंड नहीं है। बेसिकली ये एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। और रिट्स के बारे में और इन्विट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वो भी लिंक दे दूँगा, आप चाहें तो वो विज़िट कर सकते हैं। रिट्स के बारे में जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी। फिर आती है बात कमोडिटी की। कमोडिटी है ऐसी चीज़ें जिनका हम एंड यूज़ करते हैं, और कमोडिटी में आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसको आप फ़ील कर सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, तो वो कमोडिटी में आता है। कमोडिटी में है हमारे लिए गोल्ड है, सिल्वर है, और बाकी भी चीज़ें हैं, व्हीट है, बहुत सारे पल्सेस होते हैं। हम जीरा, धनिया, सोयाबीन, ये भी एक तरीके के एनसीडीएक्स कमोडिटी है। मैंने मॉड्यूल 1 में बात की थी इस चीज़ की। तो ये सब कमोडिटी मार्केट में आते हैं। क्रूड ऑयल है, ये भी एक कमोडिटी है। तो ये सब क्या है हमारे लिए टाइप्स ऑफ एसेट क्लास हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस हम कैटेगरी में बाँटा हुआ है। और अगर मैं बात करूँ कि कौन से एसेट क्लास में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो किसी भी एक एसेट क्लास में केवल इन्वेस्ट करना हमेशा बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। कुछ समय के लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन बाद में हो सकता है फिर वो आपको घाटा देता चला जाए। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो पोर्टफोलियो हो, वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो। अगर आप डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो बनाएँगे, तो जनरली हर तरह के मार्केट में आप उसको बीट करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं सेगमेंट्स ऑफ मार्केट की, कि मार्केट के सेगमेंट कौन-कौन से होते हैं, और जनरली ट्रेडिंग ओरिएंटेड मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो इक्विटी में 3 सेगमेंट होते हैं, कैश मार्केट होता है, फ्यूचर मार्केट होता है, ऑप्शन मार्केट होता है। फ्यूचर और ऑप्शन मार्केट को हम डेरिवेटिव मार्केट भी कहते हैं, कंबाइंड अगर आप देखेंगे, तो फ्यूचर और ऑप्शन मार्केट जो है इसको हम डेरिवेटिव मार्केट कहते हैं। कैश मार्केट से मतलब ये है कि आप इसमें अ, स्टॉक्स परचेज़ करते हैं, स्टॉक्स आप बाय करते हो, स्टॉक्स आप सेल करते हो, तो ये कैश मार्केट है। और इसी का डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो है वो फ्यूचर है, और इसी का डेरिवेटिव प्रोडक्ट, कैश का ही डेरिवेटिव प्रोडक्ट ऑप्शन है। अगर आप फ्यूचर और ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं कि फ्यूचर ऑप्शंस होते क्या हैं, तो मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर भी मॉड्यूल बनाया है। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी मॉड्यूल देख सकते हैं, और बहुत डिटेल में मैंने बताया है कि फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ्यूचर और ऑप्शंस का भी वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद जो दूसरा सेगमेंट है वो है कमोडिटी का। कमोडिटी में एमसीएक्स हमारा एक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, और एनसीडीएक्स, ये मैंने ऑलरेडी मॉड्यूल में बात की है, पुराने मॉड्यूल में मैंने इसकी चर्चा ऑलरेडी की है। तो हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है, तो ये कमोडिटी मार्केट के 2 सेगमेंट हैं। फिर आता है हमारा करेंसी मार्केट, डी फॉरेक्स का मतलब है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में हम जनरली यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर, इस तरीके के प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करते हैं। और ये जनरली बहुत सारे लोग डोमेस्टिक फॉरेक्स के जो करेंसी पेयर हैं, इसका इस्तेमाल हेज करने के लिए करते हैं। अगर आपको हेजिंग नहीं मालूम है, तो फ्यूचर का मॉड्यूल देखिए, आपको हेजिंग समझ में आएगा। आई फॉरेक्स का मतलब है इंटरनेशनल फॉरेक्स। इंटरनेशनल फॉरेक्स में आप इंटरनेशनल करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हैं। इंडिया में ये लीगल नहीं है, लेकिन फिर भी सेगमेंट है करेंसी मार्केट का। तो डी फॉरेक्स जो है वो डोमेस्टिक फॉरेक्स है, और आई फॉरेक्स जो है वो है इंटरनेशनल फॉरेक्स है। तो ये सारे जो हैं ये सेगमेंट है मार्केट के, और इन सारे सेगमेंट्स में ट्रेडिंग होती है। तो हम शुरुआत अगर करना चाहें, अगर आप बिल्कुल नए हैं, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह करूँगा कि आप पहले कैश मार्केट से स्टार्ट करें, और स्टार्ट करने के बाद में आप धीरे-धीरे ट्रेड करना शुरू करें। और उससे भी बेहतर है कि आप पहले शुरुआत करें, तो पहले आप शुरुआत करें म्यूचुअल फंड से, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट करें, और फिर धीरे-धीरे आप अगला कदम बढ़ाएँ, तो फिर कैश मार्केट की तरफ जाएँ। फिर अगर आपको वहाँ पे लग रहा है कि हाँ, आप अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, आपके लिए बेहतर है ये,
तो फिर आप धीरे-धीरे अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए अलग सेगमेंट में, फ्यूचर में, ऑप्शंस में, कमोडिटीज़ में, करेंसी में, ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत जो है मैं आपको सलाह करूँगा कि आप कैश मार्केट से ही शुरुआत करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात आती है कि स्टॉक मार्केट में लोग लूज़ क्यों करते हैं? पैसा क्यों नुकसान होता है? नुकसान होने के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं कुछ प्रमुख कारण का यहाँ पे चर्चा करने जा रहा हूँ कि बहुत मेजर जो पोर्शन है जिस कारण से लोग लॉस करते हैं मार्केट में। सबसे पहली चीज़ ये है कि उनको मालूम नहीं होता है कि वो कौन से स्टॉक में पैसा लगाएँ, क्या यह सही वक़्त है खरीदने का? क्या यह सही वक़्त है या नहीं बेचने का? ये उनको मालूम नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज़ इनफ रिसर्च मतलब कि उनको ये मालूम नहीं है, रिसर्च वो नहीं करते हैं, उनको मालूम नहीं है कि किस तरीके से मुझे ट्रेड करना चाहिए, किस तरीके से मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। ट्रेडिंग करने वालों के लिए जो सबसे पहली चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है, तो ट्रेडिंग में आपका वो बहुत हेल्पफुल एक पार्ट होगा। टेक्निकल एनालिसिस एक पार्ट है, उसके बाद आती है आपकी साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी कैसी है। इसके बाद आता है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़, आप कौन-सी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये सब भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। मैं कहूँगा आपसे कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो 10-20% काम करता है, तो साइकोलॉजी जो है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी लगभग 50% आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही है, तो आप कहीं न कहीं एक बेहतर ट्रेडर बन पाएँगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अगर आपको जानना है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, तो आप मेरा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी उस पे बनाया हुआ है, बहुत लंबा वीडियो है, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरीके से समझनी है, क्या-क्या होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मेरा दावा है कि अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको 100% ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ नॉलेज देखने को मिलेगा। तो आप उस वीडियो को देखें ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में और वहाँ से गेन करें कि कैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम करती है ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग करने वालों के लिए टेक्निकल एनालिसिस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों के लिए फंडामेंटल एनालिसिस। पहले आप ये सीखिए, उसके बाद ही किसी भी तरीके का प्रॉपर रिसर्च कीजिए, फिर आप स्टॉक मार्केट में आइए तो एक बेहतर आपके लिए कदम हो सकता है। दूसरा है कि हम बहुत जल्दी और बहुत क्विकली पैसा बनाना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में अगर हम आ चुके हैं तो रोज़ का मुझे ₹1000 मिल जाए, रोज़ का मुझे ₹10,000 मिल जाए। एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है लॉन्ग टर्म में। छोटी अवधि में हो सकता है कि ये पॉसिबल हो लेकिन लॉन्ग रन में ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आप अगर जितनी जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि आपको नुकसान भी उतना ही जल्दी हो। तो जो भी व्यक्ति मैंने जो देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी व्यक्ति जितनी जल्दी पैसा कमाने जाता है, उतना ज़्यादा उसको नुकसान होने की संभावना होती है। इसके बाद मैंने अभी जस्ट आपसे बात की कि डाइवर्सिफ़िकेशन ज़रूरी है, तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए डाइवर्सिफ़िकेशन करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप डाइवर्सिफ़ाई नहीं करोगे तो आपका पोर्टफ़ोलियो का कंस्ट्रक्शन सही नहीं होगा और अगर आपका पोर्टफ़ोलियो का कंस्ट्रक्शन सही नहीं है तो कहीं न कहीं हर तरीके के मार्केट में आप अपने आप को बेहतर परफ़ॉर्मेंस करता हुआ नहीं देख पाओगे। कभी इक्विटी अच्छा परफ़ॉर्म करता है, कभी आपको डेट ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करता है, कभी कमोडिटीज़ में गोल्ड, सिल्वर की परफ़ॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये अगर आप डाइवर्सिफ़ाई करके रखोगे तो कहीं न कहीं आपके लिए एक बेहतर होगा। ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद बात आती है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं स्टॉक्स परचेज़ कर लेते हैं और परचेज़ करने के बाद में उसको बेचते नहीं हैं अगर वो नुकसान में चला जाता है तो। फिर बात करते हैं, फिर वो अपने आप को ये देखने की या खुद को समझाने की ये कोशिश करते हैं कि अब ये लॉस हो रहा है, ये तो कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है मैं इंतज़ार करता हूँ, जब ऊपर आएगा तब मैं बेचूँगा। तो होल्डिंग ऑन टू लूज़र्स अगर आप लूज़र्स को होल्ड करके रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में और विनर्स को अगर आप जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो कहीं न कहीं ये भी एक तरीके का लॉस होने का बहुत बड़ा मेजर रीज़न मैंने जो देखा है कि होता है। अब ये बात होगी कि अब जैसा जितने आसानी से मैंने कह दिया है, इतना आसान एक्चुअल में नहीं है कि आप कब प्रॉफिट बुक करेंगे, कब आप होल्ड करेंगे उसको, ये एक्चुअल में इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं इतनी ज़रूर आपसे बात कह सकता हूँ कि अगर आप थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे, बेहतर तरीके से अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे, तो एंट्री आपको पता चलेगी कि एंट्री कैसे करनी चाहिए मुझे। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैंने एक बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस का मॉड्यूल एक बनाया है कि देखिए टेक्निकल एनालिसिस होती क्या चीज़ है। आप वो देखिए, जब आप वो देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और आप बेहतर तरीके से स्टॉक्स को टाइम कर पाएँगे। हालाँकि टाइम कर पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि बॉटम और टॉप कोई भी पकड़ ले, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाना आपके लिए थोड़ा बहुत पॉसिबल हो जाएगा। तो अगर आप लूज़र्स को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखते हैं
और विनर्स को जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो ये भी एक लॉस करने का बहुत बड़ा कारण होता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि ये है कि लैक ऑफ पेशेंस। पेशेंस की कमी मैंने बहुत सारे लोगों में देखी है कि लोगों में पेशेंस की कमी है। वो जल्दी-जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। आज की दुनिया एक ऐसी हो गई है कि हर एक क्लिक में आपको हर जानकारी मिलती है। हम फास्ट फूड के दौर में हैं जहाँ पे हम फास्ट फूड को प्रेफ़र करते हैं। तो हर चीज़ में आप अगर जल्दी-जल्दी पैसा कमाना चाहेंगे, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, आपको थोड़ा समय देना पड़ता है और यहाँ स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने के लिए तो आपको लंबा समय देना पड़ता है। 10 साल, 15 साल अगर आप लगातार रहेंगे तो हो सकता है कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर के तौर पे कर पाएँगे अगर आपने उस पे पूरी मेहनत की है तो। ऐसे अगर आपने किसी का सुन लिया, किसी के कहने पे कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है कि आप इस स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो पाएँ। इसके बाद है एक और चीज़ हम क्या करते हैं जनरली एक रिटेल ट्रेडर, नया ट्रेडर जो है वो क्या करता है स्टार्ट करता है टीवी देखना, टीवी पे जो रिकमेंडेशंस आती है उसको बाय करना, सेल करना शुरू करता है। एक्चुअल में वो एक सही तरीका नहीं है, सही तरीका ये है कि आप कुछ किताबें पढ़ें टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर आप किताबें पढ़ें, सीखें धीरे-धीरे, फिर आप अपना बड़ा पैसा एकदम से ना लगाएँ, शुरुआत करें छोटे से छोटे अमाउंट से आप स्टार्ट करें, फिर धीरे-धीरे आप उस कैपिटल को इंक्रीज़ करते चले जाएँ। तो अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे किसी क्राउड को, किसी के टिप्स को, किसी के इन्वेस्टमेंट को और किसी के पोर्टफोलियो को एकदम आप रेप्लिकेट करना चाहेंगे, तो ये भी आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ये सब मेजर चीज़ें हैं जिन कारण से लोगों को नुकसान होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन ये सब मेजर पोर्शन अगर आप इन सब पे काम करेंगे, तो कहीं न कहीं नुकसान होने की संभावना आपकी कम हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डूज़ एंड डोंट्स स्टॉक मार्केट के क्या-क्या हैं, किन-किन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ नॉलेज लें। अगर आपको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में तो फिर आपके लिए ये फ़ील्ड है ही नहीं। तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, नॉलेज सही जगह से लें और सही तरीके से लें तो आपके लिए बेहतर होगा। सही जगह और सही तरीके से मेरा मतलब ये है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से नॉलेज लें जो कि आपको लगे कि हाँ, ये नॉलेजेबल है और ये मुझ में वैल्यू ऐड करेगा, मेरे नॉलेज में ये वैल्यू ऐड करेगा। किताबें पढ़ें, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बुक्स पढ़ें आप। किताब पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं आपका नॉलेज 100% एनहांस होगा। चाहे आप टेक्निकल के फील्ड में जाना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो टेक्निकल ओरिएंटेड बुक्स पढ़ें और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप फंडामेंटल ओरिएंटेड बुक्स पढ़ें। इसके बाद आती है कि हम बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं गैम्बलिंग करने के जैसा, कि एक ही बार में आए और 5 लाख रुपए लगा दिया, 1 लाख रुपए लगा दिया, इवन 10,000 रुपए भी अगर आप लगा रहे हो एक ही बार में और आपको कुछ भी मालूम नहीं है, तो वो एक तरीके का गैम्बलिंग ही है। एक्चुअल में हम गैम्बलर होते हैं, मार्केट गैम्बलिंग वाली जगह नहीं है। मार्केट तो पेशेंस वाले लोगों के लिए है, जिसके पास में पेशेंस है, जो ऑप्टिमिस्टिक है, उसका कहीं न कहीं रिज़ल्ट जो है वो आपको बेहतर देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो कि बिल्कुल पेसिमिस्टिक अप्रोच के साथ हैं, हालाँकि पेसिमिस्टिक भी पैसा बनाता है, लेकिन उसके लिए एक सही टाइम होता है पेसिमिस्ट लोगों के लिए पैसा बनाने का। तो आपको गैम्बल नहीं करना है, एक गैम्बलर नहीं बनना है, इन्वेस्टर बनना है या फिर ट्रेडर बनना है, वो भी कैसा? जो कि नॉलेज के साथ में है और नॉलेज वाला व्यक्ति आपको बनना है, जानकारी लेनी है, सीखना है, फिर आपको इस मार्केट में आना है। हम एक जॉब करने के लिए 20 साल, 25 साल का टाइम लगाते हैं और उसके बाद हम स्टॉक मार्केट में आते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से हमें मुनाफ़ा होना लगे। ऐसा पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है शुरुआत में आपको पॉसिबल हो, लेकिन लॉन्ग रन में ये मेथड पॉसिबल नहीं होगा, तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। मैंने जैसा आपसे बताया कि आपको स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करना है, छोटे से कैपिटल से स्टार्ट करें और फिर देखें कि आपका कैपिटल ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है। या फिर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप स्टार्टिंग के 6 महीने में अगर आपका कैपिटल ग्रो नहीं भी होता है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप आसानी से अगर आप अपने कैपिटल को सेफ रख पा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे कहूँ तो बहुत सारे लोग अपने कैपिटल को 6 महीने तक सेफ भी नहीं रख पाते हैं। आते हैं और 2 से 3 महीने, 1 महीने, 15 दिन में ही कैपिटल उनका खत्म हो जाता है। फिर नया पैसा लेके आते हैं और फिर वो उसी तरीके की गलती करते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, छोटे कैपिटल से स्टार्ट करें, उसको ग्रो करने की कोशिश करें। परसेंटेज में सोचें कि किस तरीके से रिटर्न निकल के आ रहा है, कितने परसेंट का रिटर्न निकल के आ रहा है और फिर आप उसको धीरे-धीरे आगे बढ़ता हुआ एक-एक कदम, एक-एक स्टेप रखें आगे। किसी भी स्टॉक में किसी के भी कहने पे ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना करें। कोई अगर आपको हेल्प भी कर रहा है, तो भी आप अपने तरफ की एनालिसिस बिल्कुल करें, खुद से एनालाइज़ करें कि हाँ, क्या ये सही चीज़ है या नहीं है, सामने वाला सही लॉजिक के साथ आपको बता रहा है या नहीं है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रख के आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें।
और बहुत सारे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट टिप्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट टिप्स आप हो सकता है आपके लिए मददगार हो सकता है कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी, लेकिन एक्चुअल में कोई भी चीज़ इस दुनिया में फ्री नहीं है। लोग तो ज़हर भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बाँटते हैं, तो टिप्स तो पैसे कमाने की बात तो बहुत दूर की है। तो किसी भी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस आपको सुनने को मिलेंगे जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टिप्स प्रोवाइड किया जा रहा है और वो जस्ट एक ट्रैप होता है बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। अपने बलबूते पे रिसर्च करें और रिसर्च करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। अनरियलिस्टिक अप्रोच आप ना रखें। अनरियलिस्टिक अप्रोच से मेरा मतलब है कि आप ₹1000 लेके आए और आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पे ₹1000 आप कमाएँ, तो ये अनरियलिस्टिक अप्रोच है। इवन ₹10,000 से भी अगर आप ₹1000 रोज़ कमाने का सोचेंगे, तो ये भी एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है। 10% डेली का कहाँ पे मिलता है? और अगर ऐसा इतना होना लगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस मार्केट में आते हैं और इस मार्केट में पैसा लगाते हैं और अल्टीमेटली उनका अप्रोच जो होता है वो अनरियलिस्टिक होता है और वो मार्केट में लूज़ कर जाते हैं। ओवर ट्रेड ना करें, ओवर ट्रेडिंग भी एक रीज़न है जिस कारण से बहुत लोगों को नुकसान होता है। ओवर ट्रेडिंग का मेरा मतलब है कि आपने एक बार ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद फिर दोबारा किया, फिर तीसरी बार किया, फिर चौथी बार किया, बार-बार ट्रेड करते जा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपके लिए ये भी एक नुकसानदेह हो सकता है। हर्ड मेंटालिटी से मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे लोग मेरे दोस्त ने इन्वेस्ट किया, मैं भी उसमें पैसा डाल देता हूँ। फलाने ने इन्वेस्ट किया, मैं भी उसमें पैसा डाल देता हूँ। अगर आप इस अप्रोच से चलेंगे तो फिर ये भी अप्रोच जो है ये कहीं न कहीं एक गलत अप्रोच होगी। क्या करना चाहिए? करने के लिए आप एक गोल बेस्ड अप्रोच रखें कि इस महीने मैंने अगर ₹10,000 डाले हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि ये ₹10,000 मेरा ₹500 से भी कम ना हो या ₹100 से भी कम ना हो। इस तरीके का छोटा-छोटा गोल बनाएँ। लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से अगर आप चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट गोल बेस्ड अप्रोच आप कर सकते हैं। जैसे आप म्यूचुअल फंड में 2, 4, 5 चीज़ें हैं जो मेजर हर किसी के लाइफ में होती हैं। घर, गाड़ी, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की शादी, ये सब एक मेजर पोर्शन है, तो आप इस तरीके का गोल बना सकते हैं कि कितने साल के बाद ये चीज़ होने वाली है, आप अभी से उसका प्लान करना स्टार्ट कर दें। डाइवर्सिफ़िकेशन की बात मैंने ऑलरेडी की है, तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। आप लॉन्ग टर्म अप्रोच को फ़ॉलो करें, छोटी अवधि में पैसा कमाना, बहुत बड़ा कमाना आप नहीं सोचें, लॉन्ग टर्म अप्रोच में सोचें कि आज से 1 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद, इस तरीके से अगर आप सोचेंगे, तो आपका अप्रोच सही होगा। विनर्स को आप होल्ड करें, लूज़र्स को आप कट करें, जितनी जल्दी हो सके आपके लिए बेहतर है। तो ये तो पिक करने वाली बात है कि आपने कौन-सा स्टॉक पिक किया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप ये कोशिश करें कि अगर आपने किसी ऐसे ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है जो कि कहीं न कहीं लॉन्ग रन में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, डिविडेंड दे सकता है, तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तो उसको होल्ड करके रख सकते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक में जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं है, कोई जानता नहीं है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है और बुल रैली में आपने उस स्टॉक को परचेज़ कर लिया और बाद में फिर वो स्टॉक आपको एक नेगेटिव रिटर्न देता जा रहा है, तो ये एक तरीके का नेगेटिव सिग्नल होगा आपके पोर्टफोलियो के लिए भी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साइकोलॉजिकल ट्रैप्स ये आपको तब समझ में आएगा जब आप मेरे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के वीडियो को देखेंगे। जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे समझ में आएँगी। इमोशनलेस रहें, बहुत ज़्यादा इमोशंस भी आप मार्केट में लेके ना आएँ, बहुत ज़्यादा अगर आप इमोशनल रहेंगे तो वो भी एक तरीके का एक नेगेटिव अप्रोच आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में लेके आएगा। पेशेंस एक बहुत बड़ा हथियार है इस मार्केट में। आप लूज़ ना करें, आप अपना होप लॉन्ग टर्म के लिए आएँ और लंबी अवधि के बारे में सोचें, धीरे-धीरे कदम बढ़ाएँ, नॉलेज लें, ज्ञान लें, फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ें। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो कहीं न कहीं आपके लिए बेहतर होगा। तो ये जो मॉड्यूल है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का, इसके बारे में मैंने बहुत सारी डिटेल चर्चा की है। जो मैंने 4 मॉड्यूल बनाए हैं, ये एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जिनको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता स्टॉक मार्केट में, उनके लिए ये एक बेहतर वीडियो की सीरीज़ हो सकती है। आप चारों मॉड्यूल को देखें और आपके लिए एक बेहतर काम होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी बने हुए हैं, आप चाहें तो उन वीडियोज़ को भी देखें, वो भी कहीं न कहीं आपके नॉलेज को एनहांस करेगा।